Hello, dear students and respected viewers. Myself, Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जय प्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। विद्यार्थियों, आज हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं, उसके धार्मिक विचारों या धार्मिक नीति और शिक्षा पे जो काम किए थे मोहम्मद बिन तुगलक, उसके विषय में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, हमने आपके मांग पे ई कंटेंट उपलब्ध करवाया है पीडीएफ फाइल के रूप में। फिर भी आप लोगों ने यह मांग रखी है कि जो अवधारणात्मक समझ है उसको और विकसित करने के लिए इस पे वीडियो बनाया जाए। तो मैं 2 पार्टों में मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में जो इसकी नवीन योजनाएं हैं, उसकी धार्मिक नीति, उसकी किंगशिप थ्योरी और उसके जो कुछ सामाजिक सुधार से संबंधित कार्य थे, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में। सर्वप्रथम हम ये देख लेते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का एक दूसरा महत्वपूर्ण शासक था, इस वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने किया था, जिसे गाजी मलिक या गाजी तुगलक, तुगलक बेग गाजी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है, जो एक योग्य सेनानायक और कुशल प्रबंधनकर्ता था। इसने तुगलक वंश की स्थापना की और जो तुगलक सल्तनत था उसको एक सुदृढ़ आधार दिया। इसके लिए उसने अर्थव्यवस्था में सुधार किए और उसके आर्थिक सुधार के माध्यम से जो भू राजस्व उगाही हुआ, वो तो एक अलग तथ्य था ही। हालांकि जो बाजार के अलाउद्दीन नियंत्रण नीति या अन्य जो योजनाएं थी, उससे आर्थिक संसाधन पे बहुत बल पड़ा था। तो सर्वप्रथम अपने भू राजस्व नीति को लाके गियासुद्दीन तुगलक राज्य की स्थिति को सुदृढ़ किया, फिर नहरों का विकास करवाया और फिर इसी के साथ कुछ कुछ सामाजिक कार्य जैसे तुगलकाबाद जगह का निर्माण कराया। इन विभिन्न कार्यों को करते हुए 1325 ईस्वी में उसका देहांत हो जाता है और अपने विजय माध्यमों से उसने दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार था, एक समुचित विस्तार करके उत्तराधिकारी के रूप में एक विरासत मोहम्मद बिन तुगलक को सौंपता है। अपने शासनकाल में ही वह मोहम्मद बिन तुगलक को उल्लू खां की उपाधि देके अपना युवराज घोषित कर दिया था। उसकी मृत्यु के बाद, उसके देहावसान के बाद जो राजगद्दी पे मोहम्मद बिन तुगलक का सिंहासनारोहण होता है और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है। तुगलक वंश 94 वर्ष तक, तुगलक वंश के शासक 94 वर्ष तक शासन किए, 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। इसमें कई शासक हुए, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण थे गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय, अबू बकर, नासिरुद्दीन मुहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तुर्कों में तुगलक वंश के शासक ही सबसे अधिक समय तक शासन किए और जो द्वितीय तुर्क शासक था, तुगलक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, उसका साम्राज्य परिक्षेत्र के दृष्टि से सबसे अधिक विस्तृत था। वह उत्तर और दक्षिण तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में और सर्वप्रथम उसके योजनाओं को देखते हैं। उसके योजनाओं में कुछ योजनाओं को इस वीडियो में देखेंगे और कुछ योजनाओं को दूसरे वीडियो में, जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, दूसरी वीडियो में कुछ योजनाओं, उसकी धार्मिक नीति और उसके कुछ सुधार कार्यों को, उसके जो स्थापत्य या शिक्षा से संबंधित कार्य थे, उसको हम देखेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक
एक योग्य, विद्वान, बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति था। उसकी जो परवरिश हुई थी उसमें सैन्य शिक्षा का भी पूरा गुण विकसित किया गया था और जो पुस्तकी ज्ञान है वो भी इसके अंदर प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक गणित, तर्कशास्त्र, भौतिक शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र इत्यादि में गहन ज्ञान रखता था। इसके साथ ही अरबी, फारसी साहित्यों में भी उसकी रुचि थी और कई भाषाओं का भी जानकार था। वह एक कवि भी था और लेखन कार्य भी उसका लेखन कार्य में भी वह बहुत प्रवीण था। योग्य सेनापति के गुण उसके अंदर बचपन से ही विद्यमान थे, जो प्रशिक्षुओं के माध्यम से जो गियासुद्दीन तुगलक के नेतृत्व में इसका प्रशिक्षण हुआ उसमें भी इसे बहुत सारे युद्ध कौशल और प्रबंधन के गुण इसके अंदर विकसित हुए। अब देखते हैं कि जो इतिहास में तुगलक वंश के जानने के लिए जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं उनमें जियाउद्दीन बर्नी का तारीख़े फिरोज़शाही, शमस-ए अफ़ीफ़ का तारीख़े फिरोज़शाही, इब्न बतूता का रहला या सफ़रनामा जो इसके यात्रा वृत्तांत है, अबू बकर शामी का फुतूह-अस-सलातीन, फरिश्ता का तारीख़े फरिश्ता इत्यादि किताबों का वर्णन, ग्रंथों का वर्णन हम देखते हैं जिनमें इस मोहम्मद बिन तुगलक या तुगलक वंश और अन्य वंश दिल्ली सल्तनत के वंशों के विषय में विशद व्याख्या मिलती है। अब हम मोहम्मद बिन तुगलक के जो योजनाएं हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो प्रथम दो योजनाओं के विषय में ही इस वीडियो क्लिप में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो क्लिप अपलोड करने में थोड़ी समस्या आ रही है और अपलोड करने में समय लग रहा है, इसलिए छोटा छोटा वीडियो 12 से 14 मिनट का होगा और उसी ताकि अपलोड भी आसानी से किया जा सके और बच्चों में, विद्यार्थियों में कंसेप्ट का भी डेवलप अच्छे से हो सके। तो प्रथम दो योजनाओं का या 3 योजनाओं का इसमें वर्णन करेंगे और जो बचेगा उसे अगली वीडियो में वर्णित कर देंगे। तो आइए मोहम्मद बिन तुगलक के जो 2 योजनाएं हैं उस पर प्रकाश डालने से पहले, जो कि कई मुख्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का एक अन्य नाम जूना खां भी था। उसका एक जो मूल नाम था मलिक फखरुद्दीन था और एक अन्य नाम जूना खां था। बाद में जब शासक बना तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्धि इसे मिली। इसकी जो योजनाएं हैं उसमें प्रथम योजना है, हालांकि इसकी योजनाओं के काल क्रम में थोड़ा इतिहासकारों में एक मत नहीं है, लेकिन जो बर्नी के समकालीन इतिहासकार बर्नी के पुस्तक तारीख़े फिरोज़शाही में मिलता है उसी के अनुसार हम वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं। उसने सर्वप्रथम दोआब में कर वृद्धि की एक योजना लागू की। दोआब में कर वृद्धि क्यों किया और ये दोआब का जो क्षेत्र था ये किस तरह का क्षेत्र था, इसके बारे में हम थोड़ा जान लें। तो जो विश्व का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है वो भारत का दोआब क्षेत्र ही है, जो गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र, बीच और आसपास का क्षेत्र माना जाता है। तो इस क्षेत्र में भूमि बहुत उपजाऊ थी और किसान इसमें समृद्ध हुआ करते थे। क्योंकि भूमि उपजाऊ थी, फसल अधिक होते से, इसलिए अधिशेष का बचत भी इनके पास अधिक होता था। अब जब अधिशेष का बचत होगा तो स्वाभाविक है कि कृषकों की आर्थिक स्थिति सही रहेगी और राज्य भी चाहेगा कि जो कृषकों के पास जो अधिशेष बचत हो उससे वह प्राप्त करे और अपने राज्य कार्य को ठीक ढंग से चलाए। तो मोहम्मद बिन तुगलक या अन्य कोई, अलाउद्दीन खिलजी भी यहाँ कर वृद्धि किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब में कर वृद्धि की, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की जो दोआब में कर वृद्धि थी वह योजना सफल नहीं रही। यहाँ विद्रोह हुए, किसान और अमीरों जो सूबेदार थे, जो राजस्व अधिकारी थे, उनके बीच झड़प हुआ और एक युद्ध का वातावरण बन गया जो साम्राज्य के विकास में साधक न होकर बाधक सिद्ध हुआ। तो क्यों ये योजना इसकी असफल रही? सर्वप्रथम अगर हम कर वृद्धि करते हैं तो वो कर वृद्धि 1/10 से 1/20 तक ही कर वृद्धि किया था,
जो करों में वृद्धि किया था, लेकिन जो अतिरिक्त कर थे जैसे चराई कर, घरी कर या अन्य अतिरिक्त कर थे, उसको उसने कड़ाई से लागू किया और वसूल किया। तो इस समय ध्यान ये रखना चाहिए था कि जन भावनाओं का आदर करते हुए और एक अपना आधिकारिक सर्वेक्षण करा के फिर दोआब में कर वृद्धि करना चाहिए था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर वृद्धि की। हालांकि इसके लिए प्रॉपर अधिकारी थे। शेख शिहाबुद्दीन को उसने दीवाने मुस्तकराज का अधिकारी नियुक्त किया था। इसी तरह अमीर सादा या 100 गांव का एक अधिकारी हुआ करता था, जिसे अमीर सादा कहते हैं, वो नियुक्त किया था कि बाकायदे डाटाओं का सर्वेक्षण करें और एक रजिस्टर तैयार करें जिससे पता चल सके कि आय कितना हो रहा है और कितना हम वो कर लगाएं। लेकिन फिर भी जो वह डाटा कर निर्धारित किया, वह जो मौलिक रूप से किसानों का जो उत्पादन था उसे कहीं अधिक था और इससे कृषकों पे बोझ बढ़ा। और ठीक उसी समय इन क्षेत्रों में अकाल भी पड़ा हुआ था। अब अकाल की स्थिति में जो तकावी और ऋण दिया गया, जिसे सोंधर बोला जाता है, खेती के लिए अग्रिम राशि जो दी गई थी, उसको भी लेके कृषक खा गए और अच्छे से खेती भी नहीं हो पाई और इसलिए वो लगान देने के योग्य थे ही नहीं। फिर जब जबरदस्ती लगान वसूल किया गया तो विद्रोह हुआ और मोहम्मद बिन तुगलक की योजना असफल हो गई। अब जो दूसरी योजना है उसको देखते हैं। तो दूसरी योजना उसकी थी कृषि सुधार। हालांकि जो दूसरी योजना थी वह थी दोआब में राजधानी परिवर्तन, लेकिन इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है और अपलोडिंग में मुझे परेशानी हो रही है। तो आइए हम अभी उसके जो तीसरी योजना थी वो कृषि विभाग की स्थापना, इसके विषय में चर्चा कर देते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक एक कृषि विभाग की स्थापना की जिसे दीवाने अमीर कोही नाम दिया गया। इसके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की, अमीर कोही, और वह इस कृषि विभाग के कार्यों को देखता था। इसके लिए उसने एक भूखंड आवंटित किया जो 75 किलोमीटर इंटू 75 किलोमीटर के भूखंड का एक परिक्षेत्र था, जो 75 इंटू 75 जो किलोमीटर के वर्ग किलोमीटर का जो एक परिक्षेत्र उसने निर्धारित किया। और उस परिक्षेत्र में वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक तरीके से कृषि की उन्नत किस्म के बीज और फसल चक्रों में जो शस्य आवर्तन का जो फसल चक्र होता है, शस्य चक्र होता है, उसमें एक उन्नत तरह का परिवर्तन करके उन्नत तरह की बीजों को उत्पादित करने का या फसलों को उत्पादित करने की हेतु एक प्रयोगशाला स्थापित किया। इसके लिए उसने अग्रिम ऋण, जिसे सोंधर या तकावी बोल सकते हैं, 70 लाख टन का निर्धारित की। लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों और कुशल वैज्ञानिकों के अभाव में यह योजना भी उसकी सफल नहीं हो पाई, क्योंकि वह कृषि के लिए उन्नत किस्म के बीज या उन्नत पैदावार हेतु कोई विकल्प उपलब्ध नहीं करा पाए। इस प्रकार उसकी ये भी योजना असफल हो गई। और जब योजना असफल हो गई तो यहाँ हम देखते हैं कि उसके ऊपर आर्थिक भार तो पड़ा ही, राजस्व पे भार तो पड़ा ही, लेकिन जो उसका एक नवीन प्रयोग था, जो युग परिवर्तनकारी घटना हो सकती थी, वह उसके लिए असफलता का कारण बनी। तो हम इस प्रकार दो योजनाओं को देखें और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों योजनाओं में असफल रहा। फिर इन योजनाओं की असफलता का अगर हम कारण देखें, राजधानी परिवर्तन जो उसका दोआब में कर वृद्धि था, तो एक उसका दुर्भाग्य भी था कि उस समय अकाल पड़ा। अगर अकाल न पड़ा होता तो संभव था कि कृषक ऋण चुका दिए होते। फिर जो कृषि विभाग में जो प्रयोग किया वो युग से भी आगे का प्रयोग था। अगर उसमें जो भ्रष्ट अधिकारी न रहते और जो वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक, वो उत्तम तरह के प्रयोग कर पाने में सफल रहते, तो पूरे विश्व का विश्व का जो सल्तनत काल का यह समय है 1320 से 1414 ईस्वी का, उसमें यह एक अनोखा शासक सिद्ध होता जो कि तकनीकी और विज्ञान का इतना उत्तम प्रयोग कर रहा था। विद्यार्थियों, अब अगला जो इसकी योजनाओं पे विवेचन है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, जो कि मैं पुनः तुरंत इसके साथ ही बना दूंगा।
जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।